हाय बच्चों, आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज फिर आपके लिए है फिजिक्स का यह टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में अभी ऑप्टिक्स यानी लाइट चैप्टर आपका चलता है और इसमें दो तीन चार ऐसे ही कुछ वीडियो हम लोग देख चुके हैं। और आज का वीडियो जो है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं घटनाओं के बारे में पूछते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग फिर से आज का टॉपिक जो शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी बहुत चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को भी देखें ताकि आपको पूरा लाइट चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन के कारण जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हमने यहाँ कुछ नोट लिखा है और उसको समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले जानिए, अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने पथ से विचलित होती है। तो प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना, या यूं कहिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी इसको और बढ़िया से आप कह सकते हैं कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन याद रखिए कि प्रकाश जब अपवर्तित होती है तो वो कुछ घटनाएं करती हैं, यानी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। तो चलिए, पहली घटना क्या होती है। फर्स्ट इवेंट यानी पहली घटना हम आपको दिखाते हैं कि अगर दो माध्यम आप लेते हैं, मान लीजिए ये हम ले लिए हैं पानी, कांच, जो भी देखिए, और ये है हवा। चूंकि हवा हल्की होती है, और ये ले लिए कांच यानी हवा का जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगा, और इसका जो घनत्व होगा, निश्चित रूप से हवा का घनत्व कांच के घनत्व से कम होगा। यानी कांच का घनत्व जो है, जो डेंसिटी है, वो हवा के डेंसिटी से अधिक होगा। तो इसका मतलब जिसका डेंसिटी कम होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसका डेंसिटी अधिक होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। एक काल्पनिक रेखा खींचिए आप ऐसे, इसको बोलते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल, इसको आप अभिलंब बोलते हैं। अब यहां पर एक रोशनी दीजिए, टॉर्च जला दीजिए, ठीक है, और यहां से फोकस दीजिए। तो बहुत सारे किरण निकलेंगे, लेकिन इसमें से एक किरण को लीजिए, वो किरण को ऐसे प्रवेश कराइए। तो ये किरण जो प्रवेश करेगा इसको बोलते हैं, आ रही है, ये किरण आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो प्रकाश है, जो एक प्रकाश को हमने यहां से लिया है, इसको ऐसे चले जाना चाहिए था। ठीक है, सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या घटना होता है कि जब विरल से सघन में घुसेगा, यानी हल्का माहौल से भारी माहौल में घुसेगा, तो वो क्या करेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे, यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। इसलिए इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया।
तो आप इसको याद रखिए, इसको ध्यान में रखेंगे। जब किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है जब आप विरल से सघन की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा घटना क्या होता है, सेकेंड घटना देखिए इसमें क्या होता है। सेकेंड घटना में हम लोग उल्टा करते हैं। पहले हमने प्रकाश को विरल से सघन में जलाया था, अब क्या करते हैं, सघन से विरल में जलाते हैं। तो मान लीजिए ये जो है एक कांच है, मान लीजिए ये कांच है, और ये क्या है, हवा है। तो कांच का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, इसका घनत्व तो ज्यादा होगा हवा से। इसको हम अपवर्तनांक में भी कह सकते हैं कि हवा का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपवर्तनांक को। तो हवा का जो अपवर्तनांक होगा ये 1 होता है, इसका 1 होता है, और कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप एक अभिलंब खींच दीजिए। मान लीजिए यहीं आप रोशनी जला रहे हैं, यहाँ आप खींच दीजिए, ये क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है, यहाँ आप रोशनी जला रहे हैं, कहाँ जला रहे हैं, कांच में, यानी सघन माध्यम में, और ये आपका है विरल माध्यम। जब यहाँ से रोशनी जलाएंगे तो बहुत सारा प्रकाश निकलेगा, लेकिन एक प्रकाश पर हम लोग गणना करेंगे। तो एक प्रकाश पर गणना करेंगे, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका है आपतित किरण। अब इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, देखिए ध्यान से, इसको क्या करना चाहिए, ये सीधे चला जाता है यहाँ से ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है कि ये जो अभिलंब है इससे दूर भागने की कोशिश करता है ऐसे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो यहाँ का जो एंगल होगा ये हो जाएगा R। तो आपने क्या देखा कि जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से अगर प्रकाश को हम सघन से विरल में भेजते हैं और विरल से सघन में भेजते हैं तो किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो ये जो आपने देखा है ये घटना घटते हुए, इसी घटना पर कुछ और भी घटनाएं प्रकृति में हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा है, और वो है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला घटना है कि बाल्टी के पानी में सिक्का, छड़ी, पेंदी या कुछ भी आप डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप देखे होंगे, इसके बारे में हम समझा देते हैं कि अगर बाल्टी है और बाल्टी में अगर पानी है, मान लीजिए पानी है, और यहाँ पर अगर आप ऐसे
छड़ी को रख देंगे तो ये आपको टेढ़ा प्रतीक होगा ऐसे, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर आप इसमें सिक्का को रख दीजिए, यहाँ पानी है, अगर सिक्का यहाँ है तो यहाँ लाइट ऐसे पड़ना चाहिए, लेकिन माध्यम चेंज होने से, चूंकि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मुड़ेगा और यहाँ पर ये सिक्का ऊपर उठा हुआ आपको प्रतीक होगा। बात समझ गए। तो यही वजह होता है कि बाल्टी के पानी में सिक्का, छड़ी या बाल्टी का पेंदी जो होता है वो अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो याद रखिए, जब हम लोग विरल से सघन में देखते हैं, विरल से सघन में देखते हैं, तो जो वस्तु पानी के अंदर होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है या टेढ़ा प्रतीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है पानी के अंदर से देखने पर, यानी दूसरा है पानी के अंदर से, यानी कि सघन से विरल में देखेंगे। सघन से जब विरल में देखेंगे तो क्या होगा, जैसे नदी, आप कल्पना करिए कि आप पानी में घुस जाते हैं और पानी से आप बाहर देखते हैं, तो जो किनारे पर व्यक्ति है या फिर वृक्ष है वो आपको लंबा प्रतीत होगा। वो लगेगा कि 5 फीट का आदमी 7 फीट का हो गया या 8 फीट का हो गया। आपको इस प्रकार से आपको इसका फीलिंग्स होगा। दूसरा चीज है कि आसमान में अगर पक्षी चल रही है या उड़ रही है तो ये अपने वास्तविक ऊंचाई से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर है, मतलब आपको और ऊंची प्रतीत होगी। तो दूसरा है, ये कब होगा, जब हम लोग सघन से विरल माध्यम में देखेंगे। तब पानी के अंदर से देखने पर नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति या वृक्ष या आकाश में उड़ता हुआ पक्षी लंबी या अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है, यानी कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति, वृक्ष क्या होगा, लंबी प्रतीत होगा, और आकाश में उड़ता हुआ पक्षी जो है वो अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होगा। ठीक, समझ गए। फिर बहुत बार हर किसी, इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी कई बार पूछा है कि आकाश में तारा का टिमटिमाना कैसा मतलब आकाश में तारा का टिमटिमाना ये कैसा हो, किसके कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश की जो रोशनी होती है वो कई माध्यमों से गुजरती है, जिसका डेंसिटी चेंज होता है, यानी माध्यम चेंज होता है, इसलिए आकाश में तारा जो है हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है, सूर्य का उगते या डूबते समय उसकी लालिमा या हमें गोल दिखाई देता है, यानी सूर्य डूब जाता है लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई देता है। जैसे अगर आप पृथ्वी पर हैं तो आपको सूर्य अगर यहाँ है, ठीक है, आपको ये सूर्य डूब गया है लेकिन आपको प्रतीत होगा कि ये सूर्य अभी यहीं पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो लालिमा होती है या फिर सूर्य आपको पूरी तरह से गोल दिखता है, तो ये सब किसके कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। तो जितनी भी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है उन सब को हमने यहाँ लिखा है। किसी भी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आएगा। अब इसको याद रखने के लिए एक और बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिएगा कि ये सभी जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी आंखों का धोखा है। जैसे बाल्टी में सिक्का का ऊपर उठना, छड़ी का टेढ़ा दिखना या पेंदी का ऊपर उठना, या फिर व्यक्ति का लंबा दिखना, वृक्ष का लंबा दिखना, आकाश में पक्षी का और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता प्रतीत होना, या तारा का टिमटिमाना, या सूर्य डूबा हुआ है लेकिन फिर भी हमें उगा हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये सभी आंख का धोखा के समान है, निश्चित रूप से धोखा ही होता है। तो जो भी ऐसी घटनाएं आपको दें प्रश्न में जिसमें ये हो कि आंखों का धोखा और कहेगा कि प्रतीत होती है, ये शब्द का प्रयोग होगा प्रतीत होना। प्रतीत माने धोखा होना। तो जब भी धोखा वाली शब्द का कहीं परीक्षा में प्रयोग करे तो वो याद रखिए अपवर्तन के ही कारण होगा। अगर भूल भी गए तो आपको अपवर्तन याद रखना है कि अपवर्तन के कारण ही हमारे आंखों को धोखा होता है। चलिए बच्चों, तो आज का ये टॉपिक समझ गए होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है
क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल तथा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। आज देखिए चूंकि प्रकाश की घटना पर ही केवल चर्चा हो रही है, तो इसलिए हमने टोटल बातों को यहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए कि क्रांतिक कोण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा। तो याद रखिए ये दोनों घटना तभी होगी जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करेगी, यानी सघन से विरल में जाएगी। तो याद रखिए कि जब सघन से विरल में जाएगी, ये हमने एक लाइन खींचा जो दो माध्यम में बांट देता है। मान लीजिए ये क्या है, हवा में भी दो माध्यम होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया है ठंडी हवा, क्या है, ठंडी हवा, और ये क्या है, गर्म हवा, ठीक है। तो गर्म हवा हल्की होती है तो इसका घनत्व तो कम होगा, और ठंडी हवा भारी होती है यानी इसका क्या होगा, घनत्व तो ज़्यादा होगा। तो ठंडी हवा को आप क्या कर लीजिए, इसको सघन माध्यम कहिए, सघन माध्यम, और इसको विरल माध्यम कहिए, विरल माध्यम। अब प्रकाश, अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप एक अभिलंब खींच दीजिए, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए जब प्रकाश ऐसे आएगी, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश चली और ऐसे आई, ठीक है। तो जब प्रकाश इस तरह से आएगी तो देख लीजिए कि जब ये क्या होगा, अपने ही क्षेत्र की ओर आएगा। आप जानते हैं कि क्या होता है कि जब सघन से विरल में जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो वो क्या होगा, विचलित होता है। क्या होगा, विचलित होता है। तो इसको कैसा होना चाहिए था, देखिए इसको ऐसा होना चाहिए था, मतलब इस तरह से चले जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करता है, ऐसे ना जा करके क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो करके, क्योंकि इसमें यह अभिलंब से दूर भागता है, क्योंकि ये विरल माध्यम है तो इसको और ऐसे जाएगा। तो ये इतना आगे चल जाएगा कि यह इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, यानी उसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला किरण, ये होगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। तो आप देखेंगे कि ये जो अभिलंब है उससे यहाँ का जो मान है, जिसको आपने R दिया था, इसका मान I दिया था, तो यहाँ R कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब R का मान 90 डिग्री होता है तब ही इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण, ठीक है बच्चों। लेकिन ये और ज़्यादा मुड़ जाए, चलिए अगर ये इतना मुड़ जाता कि देखिए आप अगर समझ गए होंगे, थोड़ा हम फिगर को मिटाते हैं ताकि आपको हम और समझा रहे हैं इस चीज़ को। देखिए क्रांतिक कोण तो आपने समझ गया कि अगर यहाँ से यहाँ का एंगल 90 डिग्री हो जाए तब उसको क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें इस प्रकार की घटना हो जाए, देखिए अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझना है। आपने क्रिटिकल एंगल तो समझ गया। अब देखिए कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऐसे इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। ये क्या करेगा,
यहाँ से इतना ज़्यादा घूम जाएगा कि यह इससे ये वाला जो बना था क्रांतिक कोण, इससे भी आगे और मुड़ जाएगा, यानी ऐसे मुड़ जाएगा, इससे भी आगे। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण, यानी कि जिस माध्यम से किरण गई थी उसी माध्यम में लौट गई। तो इसको बोलते हैं आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी अंदर में ही परावर्तन हो गया इसका। इसको बोलेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसीलिए यहां परावर्तन शब्द आया है, क्योंकि वो जिस माध्यम से चली उसी माध्यम में लौट गई। यही वजह होता है कि यहां पर ये वाला जो एंगल है, जो आपका ये जो R वाला एंगल है, इसका मान हमेशा 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। यानी क्रांतिक कोण से जो है जब ये मान बढ़ेगा तब वहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर देखिए क्या होता है कि जो ठंडा मतलब गर्म प्रदेश होता है, तो गर्म प्रदेश का जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का कुछ हवा गर्म होता है और कुछ हवा ठंडी होती है। तो ठंडी तो जो ज़मीन के सरफेस के आसपास की जो हवा होती है वो गर्म मतलब ठंडी हो जाएगी, गर्म होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी और ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। तो वहाँ पर दो माध्यम बन जाता है, एक ठंडी हवा का माध्यम और एक गर्म हवा का माध्यम, और प्रकाश आकर के ऊपर से ही ऊपर लौटती है, जिस वजह से हमें आसमान या वृक्ष की परछाई जमीन पर दिखती है और हमें पता चलता है कि आसमान की जो सफेद परछाई है लगता है समुद्र के समान दिखता है। इसलिए दूर कहीं हमें रेगिस्तान में समुद्र दिखता है, जो प्रतीत होता है समुद्र, वो रियल में समुद्र नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, मरीचिका, उसी को मृग मरीचिका बोला जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो घटनाएं होती हैं, वो पहला है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना या दिखना, दूसरा हीरा का चमकना, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रिज्म या हीरा क्यों चमकता है, तो वो प्रकाश के ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है। दूसरा है प्रकाशीय तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। यह प्रकाशीय तंतु वर्तमान में जो आप इंडोस्कोप करवाते हैं देखते होंगे, वो प्रकाशीय तंतु वो इसी सिद्धांत पर काम करता है, और ये प्रकाशीय तंतु सिलिका का बनता है। आप जो दूसरा एक और देखे होंगे कि अक्सर एक गुलदस्ता होता है, खिलौना मतलब सजावटी गुलदस्ता होता है, जिसमें नीचे से रोशनी दिया जाता है और इस प्रकार से फाइबर बहुत सारा रहता है और इसमें रोशनी हरा नीला पीला चमकते रहता है। इसको भी हम लोग यही बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। अक्सर खिलौना के रूप में ये प्रयोग होता है। यह भी जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दूसरा इसी में देखेंगे हम लोग इंद्रधनुष, रेनबो क्या होता है, और तीसरा देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन या उसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण क्या होता है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ इंद्रधनुष है और फिर प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ण विक्षेपण को देखते हैं, डिस्पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण में प्रकाश होता है, विक्षेपण में होता है उसका विक्षेप हो जाना, अलग अलग भागों में बट जाना तरंग दैर्ध्य के मतलब आधार पर। मान लीजिए हम एक प्रकाश लेते हैं, हम अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वर्ण विक्षेपण के बारे में। मान लीजिए यह एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पर यह है आपका प्रिज्म। ठीक है बच्चे,
और यहाँ पर एक पर्दा आपने लिया है, क्या है, पर्दा, और एक श्वेत प्रकाश को आप गुजार रहे हैं। ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, इसको श्वेत प्रकाश है, मतलब जिसमें सभी रंग है, यानी सूर्य की प्रकाश है, नॉर्मल लाइट है। तो देखिए कि इसको इस तरीके से चला जाना चाहिए था, इस तरीके से इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन ये ना जा करके है बैगनी, और ये प्रकाश सबसे कम मुड़ी है, और वो क्या है, लाल। तो जो कम मुड़ी है उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य अधिक है, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो क्या होगा, कम मुड़ेगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा मुड़ेगा। तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए देखिएगा कि कहीं सिग्नल वगैरह में लाल रोशनी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये हमें मतलब दिखाई दे देता है। तरंगदैर्घ्य का अधिक होना यानी ऐसे, तरंगदैर्घ्य का अधिक होना, और एक होता है मान लीजिए ऐसे, तो ये तरंगदैर्घ्य का कम होना, और ये होता है तरंगदैर्घ्य का अधिक होना। तो ये ज़्यादा आपको दिखाई देगा और ये कम आपको दिखाई देगा। तो ये आप समझ गए होंगे, यह है वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते हैं वर्ण का विक्षेपण। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम थोड़ा सा इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं कि इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण से किस प्रकार संबंधित है, रिलेटेड है। चलिए इसको देखते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये जो फिगर है ये है एक प्रकाश की बूंद है, मतलब पानी की बूंद है, प्रकाश की बूंद नहीं, पानी की बूंद है। मान लीजिए यहाँ आप एक बूंद लिए पानी की, ठीक है। उसके बाद जो इंद्रधनुष होता है वो अक्सर बारिश के समय में ही दिखाई देता है। तो मान लीजिए यहाँ से श्वेत प्रकाश आया और यहाँ टकराया, मान लीजिए ऐसे टकराया, ये क्या है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब ये टकराएगा तो यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, ये उसी तरह से प्रिज्म की तरह ये अलग अलग भागों में बटेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इसमें बहुत कम तरंगदैर्घ्य के कारण वो नहीं दिखता है। अब वो क्या होगा, फिर पहला इसमें इसका प्रकीर्णन हुआ, फर्स्ट प्रकीर्णन होगा, अब वो सेकेंड प्रकीर्णन होगा। जब सेकेंड प्रकीर्णन होगा तो देखिएगा कि यहाँ से फिर वो टकराएगा और वो इस तरह से चला जाएगा। देख लीजिए बच्चों, ये इस तरह से गया है यहाँ, फिर इसको आप ले लीजिए यहाँ, फिर इसको 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 ले लीजिए यहाँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से बना सकते हैं। और इसमें लाल रंग है, पहले यहाँ लाल रंग होगा, उसके बाद ये रंग जो होगा वो नारंगी होगा, और ये रंग जो है वो पीला हो जाएगा, और ये रंग जो है आपका हरा हो जाएगा, और ये जो सबसे लास्ट वाला रंग है वो एक ये नीला एक बचा है, नीला, और ये जो रंग है वो आपका जामुनी हो जाएगा, जामुनी। तो इस तरह लाल और सबसे उधर जामुनी हो जाएगा। तो इसी तस्वीर को हमने दिखाया, ये क्या है, पानी की बूंद, पानी की बूंद। इस तरह की बहुत सारी बूंदें होती हैं, और प्रत्येक पानी की बूंद में इस प्रकार का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी अपवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देख लीजिए, आंतरिक परावर्तन होने से 2 बार इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
अगर आपसे अगर ये बात पूछा जाए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है तो आप बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ठीक है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आप कह सकते हैं अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी ये दोनों घटना होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों तरह की बात देगा। अगर आपको दे दिया अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा देगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो आपका आंसर ये होगा, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपन, ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ घटनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी घटनाएं, इसको देखिए। कहते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जैसा अभी आपने देखा, तथा बैगनी का सबसे कम होता है। क्लियर। दूसरा है लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा वेग सबसे अधिक होगा। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका वेग अधिक होगा। ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका वेग सबसे कम होगा। तो याद रखिए, इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उस रंग का चाल क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। यही वजह होता है कि लाल रंग का वेग अधिक है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम है। इसीलिए लाल रंग बहुत दूरी तक, मतलब बहुत दूर, बहुत जल्दी हमारे पास आ जाता है। इसलिए अक्सर जो है कोई सूचना पहुंचाने के लिए या फिर कोई इंडिकेशन के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को, यहाँ पर देखिए, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये एक मात्रक है, इसको आप याद रखिए, एंगस्ट्रॉम। फिर दूसरा देखिए, हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में इंद्रधनुष के बारे में। यह वर्षा के समय दिखता है और सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। दूसरा है जब दो इंद्रधनुष बनते हैं, कभी कभी दो इंद्रधनुष बनते हैं और ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन जब दो इंद्रधनुष बनते हैं तो उसमें एक इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरे को द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। बूंद में 2 बार आंतरिक परावर्तन होने से 2 इंद्रधनुष बनता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 बार इंद्रधनुष कब बनता है, तो किसी भी पानी के बूंद में जब 2 बार आंतरिक परावर्तन होगा, 2 बार, एक बार और दूसरा बार, जब 2 बार आंतरिक परावर्तन होगा तभी जो है दूसरा इंद्रधनुष बनेगा। फिर देखिए लास्ट है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज में भी कि लाल रंग कहाँ होता है। याद रखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है और बैगनी रंग अंदर की तरफ होता है। लेकिन जब दूसरा इंद्रधनुष बनेगा तो लाल रंग जो है वो अंदर की ओर चला जाएगा, लेकिन वो बहुत धुंधला दिखाई देता, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद कभी कभी एक बात और पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा है कि वर्ण विक्षेपन में जो 7 रंग बढ़ते हैं उसका बीच का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। याद रखिए, आपको आपने दिखाया रॉय जी BIV, ठीक है, VIB VIB। तो देख लीजिए 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से भी चौथा है और इधर से भी चौथा है। तो वर्ण विक्षेपन में जो बीच में रंग होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन रंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रकीर्णन किसको बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसको बोलते हैं। ध्यान रखिए, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है या गुजरती है तो धूलकण से टकराकर टूटकर बिखर जाता है। यही जो घटना होती है प्रकाश का टूटना, उसी को प्रकीर्णन बोलते हैं या फिर टिंडल प्रभाव बोलते हैं। पहला होता है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन सर्वाधिक का मतलब होता है कि जिसमें तरंग दैर्ध्य कम होता है उसमें प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, यानी बिखरता है और आकाश नीला दिखाई देता है।
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिस कारण सूर्य उगते समय या डूबते समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, और लास्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल नहीं रहता है। वायुमंडल, चूंकि जब अंतरिक्ष यात्री जहां पर रहेगा स्पेस में, वहां वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां प्रकीर्णन जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, जिस कारण से अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल काला दिखता है। लेकिन यदि चंद्रमा पर से भी देखा जाए तो चूंकि चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं होता है, तो वहां से भी आकाश काला ही दिखाई देगा। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य था जिसे आप याद रखिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी बातें हैं। और आज का टॉपिक यहाँ हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए थे। क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके तो ये सब टॉपिक से नहीं पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो को देखिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों और फ्रेंड्स सबको आप शेयर भी करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए।